हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास गहरे बदलावों का दौर है, जिसमें सत्ता के समीकरण बदले, महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष हुए और प्रभावशाली शासकों का उदय और पतन देखने को मिला। यह काल, जो 17वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक फैला है, केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह वह भट्टी है जिसमें आधुनिक राज्य की नींव रखी गई। इस अवधि को समझना क्षेत्र की जटिल राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को जानने के लिए बेहद जरूरी है। पहाड़ी राज्यों, सिख गुरुओं, गोरखाओं और अंततः महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व वाले शक्तिशाली सिख साम्राज्य के बीच हुई बातचीत ने एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो आज भी हिमाचल के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित करता है। यह वह समय था जब गठबंधन अस्थिर थे, वफादारियों की परीक्षा हो रही थी और पहाड़ों की तकदीर एक नाजुक संतुलन पर टिकी थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों, खासकर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए इस इतिहास खंड का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल से जुड़े प्रश्न अक्सर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जाते हैं, जिनमें प्रमुख व्यक्तित्व, समय रेखा और मुख्य घटनाओं के कारण प्रभाव संबंधों की समझ परखी जाती है। भंगानी का युद्ध, राजा संसार चंद का शासन, गोरखा आक्रमण और ज्वालामुखी की संधि जैसे विषयों का गहन ज्ञान अनिवार्य है। ये घटनाएं अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक बड़े, आपस में जुड़े हुए कथानक का हिस्सा हैं, जिसने क्षेत्र की प्रशासनिक और राजनीतिक सीमाओं को आकार दिया। इन तथ्यों में महारत हासिल करना सीधे अच्छे अंक पाने का रास्ता है। यह विस्तृत अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका बनने का उद्देश्य रखता है। हम प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का विश्लेषण करेंगे और एक स्पष्ट कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसे समझना और याद रखना आसान हो। हमारा जोर तथ्यों को संरचित तरीके से प्रस्तुत करने पर रहेगा, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह, राजा संसार चंद, अमर सिंह थापा और महाराजा रणजीत सिंह जैसी प्रमुख हस्तियों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया जाएगा। उद्देश्य केवल रटने से आगे बढ़कर इन ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे के कारणों और दूरगामी परिणामों की गहरी समझ विकसित करना है। जटिल घटनाओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर यह निबंध परीक्षार्थियों को स्पष्टता और आत्मविश्वास से लैस करने का प्रयास करता है, ताकि वे हिमाचल के आधुनिक इतिहास से जुड़े किसी भी प्रश्न का सामना कर सकें। जो कथा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वह महत्वाकांक्षा, संघर्ष और अस्तित्व की कहानी है। इसमें बताया गया है कि स्वतंत्र, अक्सर आपस में लड़ने वाले पहाड़ी राज्यों ने अपने समय की उथल-पुथल भरी राजनीतिक धारा में कैसे रास्ता निकाला। हम देखेंगे कि कैसे सिख गुरुओं का आध्यात्मिक प्रभाव एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हुआ, जिसने सीधे सीधे पहाड़ी राजाओं को प्रभावित किया। संसार चंद के प्राचीन कटोच साम्राज्य को फिर से स्थापित करने की महत्वाकांक्षा और गोरखाओं तथा सिखों के हाथों उसकी हार एक चेतावनी भरी दास्तान बन गई। अंततः महाराजा रणजीत सिंह के आगमन ने पहाड़ी राज्यों के लिए एक युग का अंत कर दिया और सिख प्रभुत्व की एक नई अवधि की शुरुआत की, जो ब्रिटिशों के आने तक जारी रही। सिख गुरुओं और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों के बीच संबंध बहुत गहरे हैं और इनकी शुरुआत सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से होती है। अपनी यात्राओं, जिन्हें उदासियां कहा जाता है, के दौरान गुरु नानक ने ज्वालामुखी, कांगड़ा कुल्लू, लाहौल और स्पीति सहित हिमाचल की कई जगहों का भ्रमण किया। उनकी समानता और एकेश्वरवाद की शिक्षाओं ने स्थानीय जनता के बीच गहरी छाप छोड़ी, जिससे एक आध्यात्मिक आधार तैयार हुआ, जिस पर उनके उत्तराधिकारियों ने आगे काम किया। बाद में 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपने अनुयायियों को पहाड़ों में भेजा, ताकि वे सिख धर्म का प्रचार कर सकें, जिससे इस क्षेत्र में सिख धर्म की उपस्थिति और मजबूत हुई। मंडी के राजा विशेष रूप से प्रभावित हुए और वे सिख गुरुओं के समर्पित अनुयायी बन गए, जिससे मंडी राज्य और सिख गुरुओं के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध की शुरुआत हुई। छठे गुरु हरगोबिंद सिंह के समय में यह संबंध और अधिक राजनीतिक और सैन्य रूप लेने लगा। ग्वालियर किले से रिहाई के बाद उन्होंने शिवालिक पहाड़ियों में शरण ली। उन्हें कहलूर, बिलासपुर के राजा ताराचंद ने आमंत्रित किया, जिन्होंने 1633 में उन्हें एक भूमि का टुकड़ा भेंट किया। यहीं गुरु हरगोबिंद ने कीरतपुर साहिब नामक नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण सिख केंद्र बन गया। उन्होंने रक्षा के लिए लोहगढ़ किला भी बनवाया। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने पहाड़ी राजाओं के बीच विवाद सुलझाने में मदद की,
और कहलूर के राजा को रूपनगर के नवाब के विरुद्ध संघर्ष में भी सहायता दी। 9वें गुरु तेग बहादुर का भी पहाड़ों से गहरा संबंध था। उन्होंने कहलूर के राजा से मखोवाल गांव के पास भूमि खरीदी और 1666 में आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की, जो सिख इतिहास का एक केंद्रीय स्थल बन गया। उनकी उपस्थिति ने उनके अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। हालांकि 1676 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनकी शहादत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया और उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह पर गहरा प्रभाव डाला। सिख हिमाचल संबंधों का सबसे परिवर्तनकारी काल 10वें गुरु गोबिंद सिंह के समय आया। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा शिवालिक पहाड़ियों में बिताया, मुख्य रूप से आनंदपुर साहिब और पांवटा साहिब में। सिरमौर के राजा मेडनी प्रकाश ने उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने 1685 के आसपास यमुना नदी के किनारे पांवटा साहिब की स्थापना की। यहीं उन्होंने अपने कई साहित्यिक ग्रंथों की रचना की और अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया। इस दौरान गुरु ने कुछ पहाड़ी राजाओं से मित्रता की तो कुछ से संघर्ष भी किया, जिसमें सबसे प्रमुख कहलूर के राजा भीमचंद थे। भंगानी का युद्ध जो 1688 में लड़ा गया, सिखों और पहाड़ी राज्यों दोनों के इतिहास में एक निर्णायक घटना थी। इस संघर्ष का मुख्य कारण पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह का बढ़ता प्रभाव और सैन्य तैयारी थी, जिसे कहलूर बिलासपुर के राजा भीमचंद ने सीधा खतरा माना। भीमचंद और उनके सहयोगी पहाड़ी राजा जैसे गढ़वाल के फतेह शाह गुरु की लोकतांत्रिक सोच, मूर्ति पूजा के विरोध और उनकी सेना में निम्न जातियों के लोगों के स्वागत से चिंतित थे। तत्कालिक कारण गुरु को भेंट किए गए शाही हाथियों और एक भव्य तंबू को लेकर विवाद था, जिसे भीमचंद ने मांगा, लेकिन गुरु ने देने से इनकार कर दिया। इस अस्वीकृति को अपमान समझते हुए भीमचंद ने अन्य पहाड़ी सरदारों के साथ मिलकर गुरु पर हमला करने का फैसला किया। युद्ध भंगानी नामक स्थान पर पांवटा साहिब के पास लड़ा गया। एक ओर थे गुरु गोबिंद सिंह, जिनके साथ उनकी छोटी लेकिन समर्पित सिख सेना और कुछ सहयोगी जैसे सधौरा के पीर बुधू शाह और नाहन के राजा थे। दूसरी ओर भीमचंद के नेतृत्व में पहाड़ी राजाओं का शक्तिशाली गठबंधन था। संख्या में कम होने के बावजूद गुरु की सेना ने अद्भुत साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया। यह युद्ध बहुत भीषण था और गुरु गोबिंद सिंह की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ। यह विजय सिखों के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ और गुरु को एक सक्षम सैन्य नेता के रूप में स्थापित कर दिया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि उनके अनुयायी पहाड़ी राजाओं की स्थापित सेनाओं का सामना कर सकते हैं। भंगानी की जीत के बाद गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब लौट आए और वहां की किलेबंदी को और मजबूत किया। पहाड़ों की राजनीति में बदलाव आया और कुछ राजा जो पहले विरोधी थे, अब शांति की ओर बढ़े। इसी नए संदर्भ में 1698 में नादौन का युद्ध हुआ। इस बार पहाड़ी राजाओं, जिनमें कहलूर के भीमचंद भी शामिल थे, ने गुरु से सहायता मांगी। उन्होंने मुगल साम्राज्य को कर देना बंद कर दिया था, जिससे लाहौर के मुगल गवर्नर ने अलीफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी। यह युद्ध नदी 20 के किनारे नादौन में लड़ा गया। गुरु गोबिंद सिंह ने पहाड़ी राजाओं का साथ दिया और उनकी संयुक्त सेना ने मुगल सेना को पराजित कर दिया। नादौन का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भंगानी के युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़े गुरु और पहाड़ी राजा एक साथ आए। यह क्षेत्र में राजनीतिक गठबंधनों की अस्थिरता को दर्शाता है, जहां मुगलों के साझा खतरे ने पुराने दुश्मनों को भी एकजुट कर दिया। हालांकि यह एकता ज्यादा देर नहीं टिक सकी। युद्ध के तुरंत बाद भीमचंद और अन्य राजा मुगलों के बदले के डर से गुरु को बिना बताए उनसे अलग समझौता कर बैठे। इस विश्वासघात ने गुरु गोबिंद सिंह को यह समझा दिया कि वे पहाड़ी राजाओं की अस्थिर वफादारियों पर लंबे संघर्ष के लिए भरोसा नहीं कर सकते, और यही अनुभव उन्हें अगले बड़े कदम की ओर ले गया। भंगानी और नादौन के अनुभवों और मुगल साम्राज्य द्वारा जारी अत्याचारों ने गुरु गोबिंद सिंह को यह महसूस करा दिया कि अब एक नई, समर्पित और अनुशासित व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्होंने समझा कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने और एक धर्मनिष्ठ समाज की स्थापना के लिए ऐसे योद्धा संतों की जरूरत है जो निडर हों और सिख सिद्धांतों के प्रति पूर्ण समर्पित हों। यह नई व्यवस्था जाति के बंधनों और सामंती राजाओं की अस्थिर वफादारियों से मुक्त होगी। गुरु ने इस ऐतिहासिक घटना के लिए 1699 की बैसाखी का शुभ दिन चुना। उन्होंने अपने अनुयायियों की बड़ी सभा आनंदपुर साहिब में बुलाई, जो पहले ही पहाड़ों में सिख गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। खालसा की स्थापना एक अत्यंत नाटकीय और गहरा प्रभाव छोड़ने वाली घटना थी। सभा में गुरु गोबिंद सिंह ने तलवार हाथ में लेकर
अपने अनुयायियों से 5 स्वयंसेवकों की मांग की जो धर्म के लिए अपना सिर देने को तैयार हों। भीड़ एकदम स्तब्ध हो गई, लेकिन एक एक करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों और जातियों से 5 पुरुष आगे आए। दयाराम लाहौर के खत्री, धर्मदास हस्तिनापुर के जाट, मोहमचंद द्वारका के धोबी, हिम्मत राय जगन्नाथपुरी के पानी भरने वाले और साहिब चंद बीदर के नाई। गुरु ने इन्हें तंबू में ले जाकर तलवार पर खून के निशान के साथ बाहर आकर फिर इन 5 को नया वस्त्र पहनाकर जीवित प्रस्तुत किया। ये 5 पंज प्यारे कहलाए, जिन्हें सबसे पहले खालसा में दीक्षित किया गया। गुरु ने लोहे के कटोरे में 2धारी तलवार से पानी घोलकर अमृत तैयार किया, जिसमें पवित्र बाणियां पढ़ी गईं। यह अमृत पंज प्यारे को पिलाया गया, जो उनके नए जाति विहीन परिवार में जन्म का प्रतीक था। पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर उपनाम दिया गया, जो समानता और राजसी गरिमा का प्रतीक है। उन्हें 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और किरपान धारण करने का आदेश दिया गया। एक अद्भुत कार्य में गुरु गोविंद सिंह स्वयं पंज प्यारे के सामने झुक गए और उन्हीं से खालसा में दीक्षित होने का अनुरोध किया। इस कार्य ने सिद्धांत स्थापित किया कि खालसा ही गुरु है और गुरु ही खालसा, जिससे एक लोकतांत्रिक और सामूहिक नेतृत्व का मॉडल बना। 30 मार्च 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम था। इससे सिख एक अलग सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य इकाई में बदल गए। उनमें नई चेतना, एकता और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की हिम्मत जागी, चाहे वह मुगल शासकों का हो या पहाड़ी राजाओं का। राजा संसार चंद द्वितीय का शासन, जो कटोच वंश के थे और सन 1775 में केवल 10 वर्ष की उम्र में कांगड़ा की गद्दी पर बैठे, अक्सर कांगड़ा राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वे एक महत्वाकांक्षी और सक्षम शासक थे, जिनका एकमात्र सपना था अपने पूर्वजों की प्राचीन महिमा को फिर से प्राप्त करना और जालंधर त्रिगर्त की विशाल सल्तनत को पुनः स्थापित करना। उनका मुख्य उद्देश्य था कांगड़ा के दुर्ग को वापस पाना, जो सन 1620 से मुगलों के अधीन था। कई प्रयासों के बाद वे आखिरकार सन 1783 में कन्हैया मिसल, एक शक्तिशाली सिख महासंघ की मदद से इस किले को जीतने में सफल रहे। इस रणनीतिक किले की विजय ने उनके उत्थान की शुरुआत की और उन्हें हिमाचल की पहाड़ियों का सबसे ताकतवर शासक बना दिया। अगले लगभग 2 दशकों तक संसार चंद की सत्ता लगभग पूर्ण रही। तिरासुजानपुर की अपनी राजधानी से वे आसपास के कई पहाड़ी राज्यों जैसे चंबा, मंडी, कुल्लू, गुलेर और बिलासपुर पर हावी रहे और कई को तो उन्होंने कर देने के लिए मजबूर भी किया। यह समय लगभग 1786 से 1805 तक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का युग था। संसार चंद कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे और उन्हीं के संरक्षण में कांगड़ा की लघु चित्रकला शैली ने अपनी चरम सीमा को छुआ। गुलेर और अन्य क्षेत्रों के कलाकार उनके दरबार में खींचे चले आए और ऐसी अद्वितीय चित्रकृतियां बनाई गईं जो आज भी अपनी काव्यात्मक सुंदरता और नाजुकता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तिरासुजानपुर सांस्कृतिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र बन गया, जो मैदानों के भव्य दरबारों को भी टक्कर देता था। लेकिन संसार चंद की असीम महत्वाकांक्षा और आक्रामक विस्तारवादी नीतियां आखिरकार उनके पतन का कारण बन गईं। उनके बार बार के आक्रमणों और अन्य पहाड़ी राज्यों को अधीन करने की कोशिशों से व्यापक असंतोष और भय फैल गया। उनका सबसे बड़ा रणनीतिक भूल था मैदानों में आक्रमण करना और होशियारपुर तथा बजवाड़ा पर कब्जा करना, जिससे वे महाराजा रणजीत सिंह की बढ़ती ताकत से सीधे टकरा गए। इसके अलावा अपने पड़ोसी राज्य कहलूर यानी बिलासपुर को लगातार परेशान करना भी उनके लिए घातक साबित हुआ। जब संसार चंद ने 1803-4 में कहलूर के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, तो परेशान कहलूर के राजा ने अन्य पीड़ित पहाड़ी सरदारों के साथ मिलकर एक हताश निर्णय लिया। मजबूरी में इन सभी राजाओं ने मिलकर गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को, जिन्होंने पहले ही गढ़वाल और सिरमौर जीत लिए थे, कांगड़ा पर आक्रमण करने और संसार चंद की शक्ति को कुचलने के लिए आमंत्रित किया। यह निमंत्रण कांगड़ा की सर्वोच्चता के अंत की शुरुआत थी। नेपाल से आए गोरखा योद्धाओं ने इसे अपने साम्राज्य को और पश्चिम की ओर बढ़ाने का सुनहरा अवसर समझा। इसके बाद हुए गोरखा आक्रमण ने पूरे क्षेत्र को अराजकता और युद्ध की आग में झोंक दिया और संसार चंद के स्वर्ण युग का अचानक और हिंसक अंत कर दिया। उनकी महत्वाकांक्षा ने दुश्मनों का एक ऐसा साझा मोर्चा खड़ा कर दिया जो उनकी सत्ता को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब पहाड़ी सरदारों के निमंत्रण पर कहलूर के राजा के नेतृत्व में गुरखा सेना ने अपने प्रबल सेनापति अमर सिंह थापा के नेतृत्व में यमुना नदी पार की,
और लगभग 1805 के आसपास हिमाचल में प्रवेश किया तो उनका अभियान बेहद तेज और निर्मम था। गुरखा अपनी सैन्य क्षमता और कठोरता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली छोटी रियासतों को बहुत जल्दी रौंद डाला और हर जगह तबाही का मंजर छोड़ दिया। उनका मुख्य निशाना था संसार चंद, वह शख्स जिसकी ताकत ने उसके दुश्मनों को एकजुट कर दिया था। गुरखों और उनके सहयोगी पहाड़ी राज्यों की संयुक्त सेना का सामना संसार चंद की सेना से महल मोरियन, हमीरपुर के पास 1806 में हुआ। यह युद्ध संसार चंद के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसके कई सामंत और सैनिक उसकी तानाशाही से तंग आकर युद्ध भूमि पर ही उसे छोड़कर चले गए। उसकी सेना पूरी तरह हार गई और उसे भागना पड़ा। इस हार ने उसकी सैन्य शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों को चकनाचूर कर दिया। संसार चंद, जो कभी पहाड़ों का शक्तिशाली शासक था, अब कांगड़ा किले की मजबूत दीवारों में शरण लेने को मजबूर हो गया। विजयी गुरखा सेना अमर सिंह थापा के नेतृत्व में आगे बढ़ी और किले की घेराबंदी कर ली। कांगड़ा किले की यह घेराबंदी 1806 में शुरू हुई और लगभग 4 लंबे कठिन वर्ष तक चली। गुरखा कब्जे और किले की घेराबंदी का यह दौर स्थानीय लोक कथाओं में गुरखा गर्दी यानी गुरखों का आतंक के रूप में याद किया जाता है। आक्रमणकारी सेना ने इलाके के गांवों को लूटकर और स्थानीय लोगों को आतंकित करके अपना गुजारा किया। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और कांगड़ा व आसपास के लोगों को अकाल और अत्याचार का सामना करना पड़ा। गुरखे किले की दीवारें भेद नहीं पाए, लेकिन आसपास के इलाके पर उनका कब्जा पूरी तरह था। किले के अंदर संसार चंद और उसके परिवार के साथ बचे खुचे वफादार सैनिक भुखमरी और निराशा में जूझते रहे। जैसे जैसे घेराबंदी लंबी चलती गई, संसार चंद की हालत और भी बदतर होती गई। जिन पहाड़ी राजाओं ने गुरखों को बुलाया था, वे भी अब पछताने लगे, क्योंकि अमर सिंह थापा ने उन्हें सहयोगी नहीं बल्कि अपने अधीनस्थ समझना शुरू कर दिया। पूरा क्षेत्र अराजकता में डूब गया था। अब संसार चंद के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसीलिए उसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अपने सबसे कठिन समय में उसने अपने भाई फतेह चंद को गुप्त रूप से लाहौर भेजा, ताकि वह एकमात्र ताकत से मदद मांगे जो गुरखों को चुनौती दे सकती थी, पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह। यह मदद की गुहार पहाड़ों की सत्ता संघर्ष में एक नया अध्याय शुरू करने वाली थी। संसार चंद की इस आपातकालीन विनती के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा पहाड़ियों में अपने प्रभाव को बढ़ाने का एक रणनीतिक अवसर देखा। रणजीत सिंह एक चतुर राजनीतिज्ञ और कुशल सेनापति थे, जो कांगड़ा किले के महत्व को भली भांति समझते थे, लेकिन वह अपनी मदद मुफ्त में देने वाले नहीं थे। 1809 में रणजीत सिंह अपनी सेना के साथ कांगड़ा की ओर बढ़े और घिरे हुए संसार चंद से ज्वालामुखी के पवित्र मंदिर में मिले। यहीं सिख हस्तक्षेप के लिए शर्तें तय की गईं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक ज्वालामुखी संधि हुई। यह संधि, जो 1809 में हस्ताक्षरित हुई, संसार चंद के लिए आत्मसमर्पण का समझौता थी। शर्तें पूरी तरह सिख महाराजा के पक्ष में थीं। गुरखों को खदेड़ने और घेराबंदी हटाने के बदले संसार चंद ने कांगड़ा किला, पहाड़ों की सबसे कीमती संपत्ति, महाराजा रणजीत सिंह को सौंपने पर सहमति जताई। इसके अलावा उसे किले से जुड़े कांगड़ा घाटी के 66 गांव भी देने पड़े। इस संधि ने वास्तव में स्वतंत्र कटोच राज्य का अंत और क्षेत्र में सिख प्रभुत्व की शुरुआत कर दी। संसार चंद के लिए यह बहुत कड़वा घूंट था, लेकिन अपने लोगों को गुरखों से बचाने और अपने राज्य का थोड़ा बहुत अस्तित्व बनाए रखने के लिए यही एक रास्ता था। संधि होते ही महाराजा रणजीत सिंह की सेना तुरंत हरकत में आ गई। अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध सिख सेना ने किले की घेराबंदी कर रहे गुरखा दल पर हमला किया। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गुरखा सेना 4 साल की लंबी घेराबंदी और प्रतिकूल परिस्थितियों से पहले ही कमजोर हो चुकी थी। वे ताजा और शक्तिशाली खालसा सेना का मुकाबला नहीं कर सके। एक संक्षिप्त लेकिन निर्णायक संघर्ष के बाद सिख सेना ने गुरखों को हरा दिया। अमर सिंह थापा को सतलुज नदी पार कर पीछे हटना पड़ा, जिससे कांगड़ा क्षेत्र में गुरखा उपस्थिति हमेशा के लिए खत्म हो गई। 24 अगस्त 1809 को महाराजा रणजीत सिंह विजयी होकर कांगड़ा किले में प्रवेश कर गए। यह क्षण पहाड़ी सत्ता के संतुलन में पूरी तरह बदलाव का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त जनरल देसा सिंह मजीठिया को किले और आसपास के पहाड़ी राज्यों का नाजिम यानी प्रशासक नियुक्त किया। संसार चंद को तिरा सुजानपुर की जागीर और गुजारे के लिए थोड़ी सी जमीन मिली, लेकिन अब वह लाहौर दरबार के अधीनस्थ बनकर रह गए। ज्वालामुखी संधि और उसके बाद सिख हस्तक्षेप ने न केवल गुरखा संकट का अंत किया, बल्कि हिमाचल के सबसे शक्तिशाली राज्य पर महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता भी स्थापित कर दी।
कांगड़ा किला 1809 में हासिल करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने पहाड़ी राज्यों के पूरे जाल पर अपने प्रभुत्व को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया। यह किला उनके लिए एक रणनीतिक आधार बन गया, जिससे वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते थे और विभिन्न पहाड़ी राजाओं पर अपनी शर्तें थोप सकते थे। एक एक करके वे राज्य जो कभी संसार चंद के अधीन थे, अब लाहौर दरबार के अधिकार में आ गए। गूलर, जसवां, दातारपुर और नूरपुर जैसे राज्य जो कांगड़ा के आसपास थे, सबसे पहले सिख नियंत्रण में पूरी तरह समा गए। रणजीत सिंह ने सैन्य शक्ति और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया, कभी राज्यों का विलय किया तो कभी उनके शासकों को जागीरदार बना दिया। यह अधीनता की प्रक्रिया बहुत योजनाबद्ध थी। 1811 में गूलर राज्य के राजा भूप सिंह के निधन के बाद रणजीत सिंह की सेना ने उसका क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। 1813 में उन्होंने कुल्लू की तरफ रुख किया। 1815 में जसवां और नूरपुर राज्यों को भी मिलाकर उनके शासकों को विद्रोह के संकेत देने पर पदच्युत कर दिया गया। चंबा के राजा को सिख प्रभुत्व मानने और भारी वार्षिक कर देने के लिए मजबूर किया गया। मंडी और सुकेत ने भी सिख साम्राज्य के आगे समर्पण कर दिया। पहाड़ियों के नाजिम के रूप में देसा सिंह मजीठिया की नियुक्ति रणजीत सिंह का मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। वे एक कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने नए अधिग्रहित क्षेत्रों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया और लाहौर खजाने तक राजस्व की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की। जो राजा सिख साम्राज्य की मांगे पूरी नहीं करते थे या विरोध करते थे, उन्हें तुरंत और कठोर सजा मिलती थी। उनके राज्य सीधे छीन लिए जाते थे और उन्हें या तो कैद कर लिया जाता या निर्वासन में भेज दिया जाता। मसलन दातारपुर के राजा को उसकी सारी जमीनें छीनकर केवल गुजारे के लिए थोड़ी सी रकम दे दी गई। शिवालिक और कांगड़ा पहाड़ों के कभी गर्वीले और स्वतंत्र शासक अब पूरी तरह से महाराजा रणजीत सिंह की मर्जी पर निर्भर हो गए थे। उनकी स्वायत्तता खत्म हो चुकी थी और वे अब केवल सिख महाराजा की कृपा से शासन करते थे। उनकी सत्ता सीमित और संसाधन भारी करों से चूसे जा रहे थे। 1820 के दशक तक महाराजा रणजीत सिंह का हिमाचल के पहाड़ी राज्यों पर नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। कांगड़ा से मंडी, चंबा से सिबा तक लाहौर दरबार का हुक्म चलता था। गुरखा युद्धों की अराजकता के बाद सिख प्रभुत्व के इस दौर ने क्षेत्र में कुछ हद तक स्थिरता तो लाई, लेकिन इसकी कीमत पहाड़ी रजवाड़ों की स्वतंत्रता के रूप में चुकानी पड़ी। रणजीत सिंह का उदय स्वतंत्र पहाड़ी राज्यों के युग का अंतिम अध्याय साबित हुआ। यह नई राजनीतिक व्यवस्था तब तक कायम रही जब तक सिख साम्राज्य का पतन नहीं हुआ और 1800 के मध्य में अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास सिख गुरुओं के आगमन से लेकर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सत्ता के एकीकरण तक वाकई में परिवर्तन की एक रोचक कहानी है। इस दौर में गुरुओं की आध्यात्मिक शिक्षाएं गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति में बदल गईं। भंगानी 1688 और नादौन 1691 की लड़ाइयां बड़े मोड़ साबित हुईं, जिनसे गुरु की सैन्य क्षमता स्थापित हुई और पहाड़ी राजाओं के अस्थिर बदलते गठबंधनों की हकीकत सामने आई। 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने सिखों को अलग पहचान और अत्याचार के खिलाफ अडिग संकल्प दिया। यह विकास पूरे क्षेत्र के लिए गहरे और स्थायी परिणाम लाने वाला था। कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वितीय का उदय सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्वर्ण युग लेकर आया, लेकिन साथ ही आक्रामक विस्तारवाद का भी समय था। उनकी महत्वाकांक्षा ने प्राचीन कटोच साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। उनकी कार्रवाइयों ने नाराज पहाड़ी सरदारों को एकजुट कर गुरखों को बुलाने के लिए प्रेरित किया, जिससे 1805 के आसपास विनाशकारी गुरखा आक्रमण हुआ। इसके बाद की गुरखा गर्दी और कांगड़ा किले की 4 साल लंबी घेराबंदी 1806 से 1809 ने क्षेत्र में अकल्पनीय पीड़ा फैला दी और एक हताश संसार चंद को पंजाब के उभरते शासक महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम और उनके कारण परिणाम संबंध याद रखना बेहद जरूरी है। 1809 की ज्वालामुखी संधि एक निर्णायक घटना है, क्योंकि इसी के तहत कांगड़ा किला रणजीत सिंह को मिला और स्थानीय स्वायत्तता का अंत शुरू हुआ। गुरु गोबिंद सिंह, कहलूर के राजा भीमचंद, राजा संसार चंद, अमर सिंह थापा और महाराजा रणजीत सिंह जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों के साथ साथ उनके विशिष्ट रोल और मंशाओं को विस्तार से पढ़ना चाहिए। आनंदपुर साहिब, पौंटा साहिब, कांगड़ा किला और तिरा सुजानपुर जैसे स्थानों का रणनीतिक महत्व समझना भी विषय की गहरी समझ के लिए जरूरी है।
कुल मिलाकर यह कालखंड पुराने राजपूत सामंती ढांचे के पतन और एक नए केंद्रीकृत सिख सामर्थ्य के उदय की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि असीमित महत्वाकांक्षा के क्या परिणाम हो सकते हैं, राजनीतिक गठबंधनों की जटिलता क्या है और शक्तिशाली साम्राज्यों की बढ़ती ताकत किस तरह इतिहास की दिशा बदल सकती है। हिमाचल के इतिहास के किसी भी विद्यार्थी के लिए इस पूरी समय रेखा को गुरु के संघर्षों से लेकर संसार चंद के शासन, गुरखा आतंक और अंततः रणजीत सिंह की सर्वोच्चता तक अच्छी तरह समझना अनिवार्य है। ये घटनाएं न सिर्फ अतीत को आकार देती हैं, बल्कि आज के हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक नींव भी इन्हीं में छुपी है। इसलिए इनका अध्ययन राज्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है।